नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे पुराने वीडियो आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। उसी क्रम में हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो दर्पण का जो एक भाग था प्रकाश में, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसके आगे हम प्रकाश के अपवर्तन में बढ़ेंगे। उसके बाद लेंस पर बात होगी जो हमारे चश्मे में लगे होते हैं, क्योंकि उनमें अपवर्तन होता है। दर्पणों में परावर्तन होता है, मतलब किरण एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परावर्तन के नियम भी हमने आपको बताए थे। ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था दीप्त, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं से। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हमने दर्पण पर पहुंचे। दर्पण से संबंधित हमने कुछ परिभाषाएं सीखी, जिसमें त्रिज्या, गोली दर्पण की त्रिज्या, गोली दर्पण का मुख्य फोकस और ये सारी चीज़ें थीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमने प्रतिबिंब बनने के नियम सीखे थे कि कैसे नियम होते हैं। वो प्रकाश के परावर्तन जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से चली जाती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ये हमने चीजें बताई थी। और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये थे कुछ नियम प्रतिबिंब बनने के। फिर हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, चूंकि अवतल मैंने पहले पढ़ाया था, इसलिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ स्थितियां भी हमने समझाई थी, जिसमें 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण की, जिसमें 5 में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बड़ा वो स्थिति के अनुसार बन रहा था। एक कंडीशन थी कि दर्पण दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था। ये सारी चीजें मैं इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आपको एक लाइन में 2 मिनट में सारी चीजें याद हो जाएं कि हाँ मैंने बताया था। फिर उत्तल दर्पण के लिए हमने 2 स्थितियां बताई थी, वो दोनों स्थितियां दर्पण के पीछे बन रही थी। दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब सभी आभासी होते हैं, ठीक है। फिर हमने शायद समतल दर्पण के बारे में भी बताया था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी दूरी पर होगा। याद कर लेना, उसे देख लेना। उसके बाद हमने बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिखा था कोने पे, याद करिए क्या लिखा था, सूत्र निगमन। अवतल दर्पण के द्वारा हमने सूत्र निगमन और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का सूत्र निगमन हमने किया था, जिसमें 1/f = 1/u + 1/v था। दोनों में सेम था। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो आप देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन का काम यहां पर जो हम पढ़ा चुके हैं, इतने में परावर्तन खत्म है। अब इसके रह गए केवल न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न रह गए हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब बात आती अपवर्तन पे। अपवर्तन क्या होता है, आप अंदाजा करिए। परावर्तन गया, मान लीजिए ये दर्पण था, इससे टकराया, वापस आ गया, तो ये हो गया परावर्तन। अब अपवर्तन क्या होगा? अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण इससे टकरा तो रही है, लेकिन वापस ना आके इधर निकल जा रही है। यानी कि जो माध्यम है वो पारदर्शी माध्यम है। हमने आपको पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी ये चीजें भी बताई थी। तो अपारदर्शी चीजें जो होंगी उनसे प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, और जो पारदर्शी चीजें होंगी उनमें प्रकाश घुस के उस तरफ निकल जाएगा, यानी कि वो पारदर्शी होती है। तो अपवर्तन जो होगा वो लगभग नहीं बल्कि 100% पारदर्शी वस्तुओं में ही होगा। अपवर्तन जो होगा वो पारदर्शी वस्तुओं में ही होगा। अच्छा, अब अपवर्तन स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ माध्यम वायु है तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए। अब मान लो ये कोई कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, तो प्रकाश यहां टकराया, तो ये इतना मोटा है, इसने कुछ हलचल तो पैदा की होगी ना उस किरण में। यहां टकराया, इधर निकल गया, इसने कुछ हलचल पैदा की होगी, या प्रकाश का कुछ दिशा परिवर्तन किया होगा प्रकाश किरण का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। चूंकि हम प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे थे, तो हमने
यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ लिख रखा है, इसको थोड़ा समझिए। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। अब ये समांग माध्यम जो है, इससे घबराओ मत। समांग माध्यम का मतलब एक जैसा माध्यम। एक जैसा माध्यम मतलब अगर वायु है तो वायु में रहे, पानी है तो पानी में रहे, कांच है तो कांच में रहे। तो समांग माध्यम मतलब एक जैसा माध्यम। तो प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। ये तो हमने आपको समझा रखा था कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ये लाइन अगर मैंने लिखी है तो कोई बहुत अंतर नहीं आ गया। प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सोचिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। प्रकाश किरण किसी समान माध्यम में या समांग माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। ये लाइन बहुत कठिन नहीं है। जब यह किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब ये समांग माध्यम है, मान लीजिए ये कोई पारदर्शी माध्यम लगा हुआ है, इधर पूरा समांग माध्यम है। प्रकाश किरण इधर से आई, इससे टकराई, इधर निकल गई, तो यहां तक तो वो सीधी रेखा में आई, लेकिन इससे टकराने के बाद जब वो इधर निकलेगी तो कुछ विचलित हो जाएगी। या तो वो सीधे से तिरछी हो जाएगी, टेढ़ी होगी, ऊपर नीचे जो भी होगा वो आगे समझेंगे, लेकिन कुछ विचलित हो जाएगी। अब कैसे विचलित होगी ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये रहा, मान लीजिए जैसा कि प्रकाश का परावर्तन में अभिलंब आप खींचते थे, उसी प्रकार इसमें भी एक अभिलंब रहेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है, ये हमने इस पे पॉलिश नहीं होगी परावर्तक उसके दर्पण की तरीके। अगर पॉलिश कर देंगे तो फिर तो ये परावर्तक जो है बन जाएगा, और परावर्तक बन जाएगा तो इस पे प्रकाश की किरण गिरेगी और परावर्तित हो जाएगी। हमें पॉलिश नहीं करनी। शीशा मतलब ऐसा शीशा जो बस में लगा होता है, खिड़की में लगा होता है, तो हम आर पार का देख सकते हैं, वो ऐसा शीशा मान लो ये वैसा शीशा लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण अब जानी सीधी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, ठीक है। कहाँ जानी चाहिए? बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी ना जाके थोड़ा सा अपना मार्ग बदल लेती है, इस साइड आ जाती है हल्का सा, ये आ गई, यहां से ये आ गई। जानी उधर चाहिए लेकिन ये आ गई। यहां पर आपका वही अविलंब जो मैंने बोला है, वो यहां पे अविलंब हर जगह रहेगा, ठीक है। तो वो अविलंब काल्पनिक आप 90 डिग्री पे बना लीजिए, हर जगह पर अविलंब रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये देखिए परावर्तन में आपतन कोण, इसमें भी आपतन कोण, इसमें भी परावर्तन कोण। अब अगर उसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण है तो ये कौन सी किरण हो गई? ये आपतित किरण हो गई। क्या हो गई? आपतित किरण। उसमें भी थी आपतित किरण, चूंकि उसमें परावर्तित हो जाती थी इसलिए परावर्तित किरण कहते थे। इसमें क्या होगी? आपतित किरण है, लेकिन ये कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण, क्योंकि ये अपवर्तन हो रहा है ना, तो ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। ओके, ये हो गया प्रकाश का आपका अपवर्तन। अब परिभाषा के अनुसार थोड़ा सा सोचिए कि प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में किसी सीधी रेखा में चलती है, जाहिर सी बात है। जब यह किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो मार्ग से विचलित हो जाती है,
इस तरीके की घटना को या इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसका एक फिगर हमने बना रखा है कि प्रकाश की किरण ये मान लीजिए आई और ये यहां पर टकराई, जानी चाहिए बिल्कुल सीधी, लेकिन ये थोड़ा सा मार्ग से विचलित हो गई और ये अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है, यही एक कंडीशन हम और बनाते हैं। ये रहा आपका अपवर्तन पृष्ठ, प्रकाश की किरण ये आई, ठीक है, ये अवलंब है मान लीजिए आपका, यहां पर मैं अवलंब बनाता हूं, ठीक है। अब ये किरण जानी कहां चाहिए, जानी चाहिए सीधी, ये जानी चाहिए सीधी, लेकिन ये सीधी ना जाके थोड़ा सा इधर हट गई, ठीक है, ओके। ये इसमें भी क्या हो जाएगा, ये साइन आई और ये पूरा जो है, ये हमने जो डॉटेड बनाया मतलब ये हमने सिर्फ ये दिखाया कि जानी यहां चाहिए थी लेकिन चली गई उधर, तो ये कोण ये हो गया आर, सॉरी ये आर हो जाएगा। ये इसमें भी आपतित किरण होगी, क्या होगी, आपतित किरण, और ये क्या कौन सी किरण हो गई, ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये इस तरीके की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने फिगर के माध्यम से आपको समझा दिया है। ये फिगर मैं मिटाऊंगा नहीं, अभी आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगा कि ये दो फिगर मैंने क्यों बनाए हैं, उसका क्या कारण है। उसका कारण ये है, यहां पर मैं चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सोचता हूं कि लिख दूं, लेकिन अब मैं लिख ही देता हूं। इसकी एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि जब पहला मान लीजिए पहला बिंदु है, ये कुछ शर्तें हैं, मैं पहला बिंदु लिख देता हूं कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, या इसको आप कोष्टक में, मैं थोड़ा देसी भाषा में समझा रहा हूं ना, मुड़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हो गया। ठीक इसी का उल्टा आप क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों फिगर अब इसमें काम आएंगे आपके, ध्यान से देखिए कि जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, अब थोड़ा सा इसको देखिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देना हूं, विरल माध्यम सघन माध्यम, और यहां है सघन माध्यम विरल माध्यम, ठीक है। ये क्या है विरल सरल सघन विरल, देखिए मैं समझाता हूं। आप भाग रहे हैं या चल रहे हैं, कहां पर, जमीन पर,
मान लीजिए आपके सामने एक नदी आ गई, ऐसी नदी जिसमें इतना पानी भरा हुआ है और आप डूबेंगे नहीं, आराम से पार करेंगे। तो क्या लगता है, आप जितनी तेजी से चल रहे हैं या भाग रहे हैं जमीन पर या रोड पर, उतनी तेजी से उस नदी को या नाले को उतनी तेजी से पार कर लेंगे? नहीं। जैसे ही आप उसमें घुसेंगे आपकी स्पीड में परिवर्तन होगा, और आपकी स्पीड में परिवर्तन होगा और आप देखिएगा जब पैर आप जल्दी जल्दी फेंकेंगे तो पैर भी आपके सीधे ना पड़कर थोड़े टेढ़े मेढ़े पड़ेंगे। मैंने सारे प्रयोग कर रखे हैं खुद अपने ऊपर, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं स्पीड कम हुई और दिशा भी परिवर्तित थोड़ी बहुत हो जाएगी। हो सकता है आप जिस ना किसी पे जा रहे हैं थोड़ा सा तिरछे हो जाएं। ये प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन मैंने अंदाजा किया है कि हो सकता है आप बिल्कुल ये जा रहे हो लेकिन थोड़ा सा एक बिलस्त या मान लो 1 फुट इधर हो जाए इधर हो जाए, बस सेम वही चीज यहां पे है। आप विरल में चल रहे थे, मतलब आप फ्री चल रहे थे, ऐसा माध्यम जिसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती चलने में, ऐसे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें आपको चलने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है और कहीं ना कहीं उससे दिक्कत भी आती है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। अच्छा, अभी तो हम पानी में क्या नाम हवा नॉर्मल भाग रहे थे, पानी में गए, अगर यही चीज हम थोड़ा कीचड़ में जाएं तो क्या लगता है? पानी जितनी भी स्पीड नहीं होगी हमारी, कीचड़ में और स्लो हो जाएंगे और दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो देखो, ये मेरा समझाने का तरीका है। आप किस भाषा में या कैसे समझ रहे हैं इसको अपने दिमाग में थोड़ा समझिएगा। मैंने जो उदाहरण पेश किया है वो सिर्फ आपको समझाने तक है। वो ये है कि विरल का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें कोई चीज या प्रकाश की किरण आराम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसे। सघन माध्यम वो माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण को थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही, मतलब उसकी स्पीड भी कम होगी, उसकी जो और भी चीजें होती हैं, दिशा भी है, वो भी कम हो जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर? तो सघन और विरल का इतना ही मतलब है कि विरल मतलब खुला खुला, जिसमें आपको कोई मशक्कत ना करनी पड़े, सीधा सीधा। सघन का मतलब थोड़ा सा घना, ये गैस वातावरण है अपना, इसमें विरल है, सीधा सीधा चले गए। जैसे ही आप पानी में जाएंगे, सघन मतलब घना माध्यम, जिसमें घना माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं। प्रकाश किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये अब मैं यहां पर लिखता हूं, इसलिए ही मैंने इसको रोक रखा था। ये मान लीजिए वायु है, क्या है? वायु है, और ये है कांच, यूं समझिए। तो ये वायु है विरल माध्यम, ये हो गया कांच, ये हो गया सघन माध्यम। इसको कांच को हम ऐसे 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 थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए कांच है। ठीक है, ये कांच ऐसे, ये लिख भी रखा है मैंने। तो जैसे ही किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये अविलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, और इसमें ऊपर होगा कांच, ठीक उल्टा है, और नीचे हो जाएगा वायु। ठीक उल्टा है, इसको समझने की थोड़ा प्रयास करना। ये मान लीजिए कांच है। ठीक है, ठीक, अब सही है। तो ये दोनों समझिए। ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी। जैसे ही प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ये दूर हट जाएगी। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट होंगे, और भी चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ेंगी, हम देखेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो यहीं तक मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, और आगे इस वीडियो को मैं अभी और आगे जाएंगे, लेंस भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बड़ा मजा आने वाला है। आप ये सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल सिंपल लर्न पर सीख रहे हैं। उम्मीद करता हूं हमारी सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।